हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम आपके साथ गेट 2023 में आए हुए कुछ नए क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस की डिस्कशन को शुरू करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम जिस क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हमसे पूछा गया था कि एफ एंड जी हमें आर स्क्वायर से आर तक दो फंक्शन दिए गए थे। एफ था हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 टाइम्स एक्स वाई स्क्वायर एंड जी था हमारे पास 4x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर। और हमसे पूछा गया था दो स्टेटमेंट्स। एक स्टेटमेंट थी स्मॉल पी। वो पी स्टेटमेंट हमें क्या कहती थी कि चेक कीजिए कि 0 0 के ऊपर क्या फंक्शन स्मॉल एफ का सेटल पॉइंट आएगा। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट थी स्टेटमेंट क्यू। वो ये कहती थी कि क्या 0 0 के ऊपर फंक्शन स्मॉल जी का सेटल पॉइंट आएगा या नहीं। अब जिस तरह से आप जानते ही हैं कि अगर हमें 0 0 के ऊपर चेक करना है कि इन दोनों फंक्शंस का सेटल पॉइंट आ रहा है या नहीं आ रहा, तो सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है कि 0 0 के ऊपर एक्चुअली में ये दोनों फंक्शंस के आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स बनने चाहिए। ठीक है जी। तो जल्दी से हम चेक करते हैं कि क्या क्रिटिकल पॉइंट है या नहीं है 0 0। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अगर मैं फंक्शन स्मॉल एफ का विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपके पास जो पार्शियल डेरिवेटिव निकल के आएगा वो आएगा आपके पास 2x माइनस देखिए जरा 3/2 वाई स्क्वायर। ठीक है। क्लियरली जब आप x और y दोनों को 0 0 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट आप f को विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डिफरेंशिएट कीजिए तो आप देखेंगे आपको मिलेगा ये भाई सब खत्म हो जाएंगे और यहां पे आपका क्या मिल जाएगा। अगर मैं इस 2 को नीचे ले आऊं तो ये हो जाएगा -3x y ये आ जाएगा। सही है। नाइस। अब आप देखेंगे कि 0 0 के ऊपर ये भाई साहब भी 0 हो रहे हैं। तो हमें ये पता लगा क्योंकि दोनों के दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स फंक्शन स्मॉल एफ के 0 0 पे 0 हो रहे हैं तो 0 0 इन भाई साहब का तो क्रिटिकल पॉइंट आएगा। एक नंबर 2 सेम काम आपने स्मॉल जी पे भी करना है। आप देखिए जरा स्मॉल जी को जब आप रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो आप देख पाएंगे रिस्पेक्ट टू एक्स जब आप इसको करेंगे तो ये भाषा नीचे आएंगे आपको 16x³ बन जाएगा। ये भाषा भी नीचे आएंगे -10xy बन जाएगा और ये भाषा खत्म हो जाएगी। क्लियरली 0 0 के ऊपर ये भाषा भी 0 हो रहा है। सही है। नेक्स्ट अब अगर मैं बात करूं जी को रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डिफरेंशिएट करूं तो आप नोटिस करेंगे रिस्पेक्ट टू y जब आप पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा। सही। जब आप इसे रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे ये बन जाएगा -5x² एंड सिंपल 2y बन जाएगा। सही। नाइस। 0 0 के ऊपर ये भाई साहब भी 0 हो रहे हैं। तो इन चारों से हमें क्या पता लगा। इन चारों से हमें एक्चुअली ये पता लगा कि 0 0 के ऊपर आपके पास क्रिटिकल पॉइंट निकल के आएगा फंक्शन स्मॉल एफ का भी एंड फंक्शन स्मॉल जी का भी। लेकिन 0 0 के ऊपर जब आप ये देखना चाहेंगे कि सेटल पॉइंट है या नहीं, उसके लिए आपको यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक डिस्कस करनी पड़ेगी। क्योंकि मोस्टली बच्चे इस क्वेश्चन को आगे कैसे ले जाते हैं, वो एक फॉर्मूला लगाते हैं जिसे आप ये नाम देते हैं RT माइनस एस के। सही। जिसमें R क्या होता है सर? R होता है कि आपके फंक्शन f का विद रिस्पेक्ट टू x डबल पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है। आपका T क्या होता है? आपके फंक्शन स्मॉल g का विद रिस्पेक्ट टू y डबल पार्शियल डेरिवेटिव। एंड स्मॉल s क्या होता है कि आप अपने फंक्शन स्मॉल g को विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव करो। सही। तो RT माइनस एस के जब आप चाहे स्मॉल g का निकालेंगे चाहे आप स्मॉल f का निकालेंगे तो आप नोटिस करेंगे RT माइनस एस के 0 0 पे इन दोनों फंक्शन का 0 निकल के आएगा, जिससे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ये चेक करना कि एक्चुअली में 0 0 के ऊपर आपके पास सेटल पॉइंट आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि अगर आप जानते ही हैं कि RT माइनस एस के अगर 0 0 पे नेगेटिव आ जाता तो हम सीधा 0 0 पे सेटल पॉइंट कह देते। लेकिन अब यहां पे ऐसी कौन सी ट्रिक हमें यूज करनी चाहिए जिसके जरिए हमें पता लग सके कि 0 0 के ऊपर एक्चुअली में सेटल पॉइंट आएगा। तो डिस्कशन शुरू करते हैं हम अपने फंक्शन स्मॉल जी के साथ। देखिए इसमें आपको क्या करना होता है, 3 स्टेप्स के जरिए चेक करना होता है कि 0 0 पे एक्चुअली में आपके पास सेटल पॉइंट आएगा या नहीं आएगा। उसके आप पहले क्या चेक कीजिए कि जी फंक्शन की वैल्यू चेक कीजिए 0 0 के ऊपर। देखिए क्या निकल के आएगी, 0 निकल के आएगी ना। ठीक है। 0 0 पे फंक्शन स्मॉल जी की वैल्यू आ चुकी है 0। ठीक। अब आप क्या कीजिए अपने फंक्शन स्मॉल जी को जैसे आप देख पा रहे हैं आप क्या कीजिए इसके ना फैक्टर्स कर लीजिए। जी हाँ, फैक्टराइजेशन कर लीजिए। कैसे? आप देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं ना 4x की पावर 4 माइनस 4x² y
माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर, आप ऐसे लिख सकते हैं। अब आप फैक्टर तोड़ लीजिए, देखिए क्या बनेगा, ये आपके पास बनेंगे भाई साहब, क्या कीजिए आप 4x स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ठीक है, अंदर बचेगा x स्क्वायर माइनस वाई, सही है। यहां से क्या लीजिए, माइनस वाई कॉमन ले लीजिए और अंदर बचेगा x स्क्वायर माइनस वाई, सही है। अब आप फैक्टर बनाएंगे तो आपको दिखेगा ये बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस वाई टाइम्स x स्क्वायर माइनस वाई बन जाएगा, सही है। तो अब आप नोटिस कर पाएंगे कि इसमें से अगर मैं क्या करूं, यहां से माइनस कॉमन लूं, यहां से माइनस कॉमन लूं, तो इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखिए y माइनस 4x स्क्वायर टाइम्स y माइनस x स्क्वायर, सही है। अब इसका क्या फायदा है वो देखिए अब ना सिर्फ हमें ये पता है कि फंक्शन स्मॉल जी की 0 पे वैल्यू 0 है, बल्कि अब ये भी पता है कि फंक्शन स्मॉल जी जिसका डोमेन पूरा आर स्क्वायर है, उस आर स्क्वायर के अंदर एक पूरी कर्व बैठी है जिसमें फंक्शन 0 वैल्यू ले रहा है। वो देखिए वो कर्व कौन सी है, वो कर्व का नाम है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जी हाँ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे आप कोई भी ऑर्डर पर पिक करेंगे फंक्शन स्मॉल जी आपका 0 हो जाएगा। वो क्यों, क्योंकि आपको पता ही है फंक्शन स्मॉल जी तो यही है, और अगर ये पार्ट 0 हो गया तो प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली y इक्वल टू 4x स्क्वायर के ऊपर भी आप कोई भी ऑर्डर पर पिक करेंगे उसमें भी स्मॉल जी 0 हो जाएगा, सही। अब हमें क्या करना है, स्टेप 1 तो हो गया, 0 पे वैल्यू 0 आ गई। स्टेप 2 पे आपने क्या करना है, इन भाई साहब के हिसाब से फैक्टर तोड़ने हैं। स्टेप 3 पर देखिए आप क्या करना है। स्टेप 3 पे आप क्या कीजिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की कर्व ड्रॉ कीजिए, बड़ा आसान है, आप जानते ही हैं सारे। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की कर्व आप ड्रॉ करेंगे कुछ ऐसे सिंपल करके, लीजिए ये पैराबोला आ चुका है, सही। अब आप क्या कीजिए, y इक्वल टू 4x स्क्वायर की कर्व ड्रॉ कीजिए। जब आप उसे ड्रॉ करेंगे ना तो कर्व कुछ ऐसी आएगी, देखिए ये ऐसे मिल जाएगी, ये y इक्वल टू 4x स्क्वायर है और ये जो भाई साहब है वो आपका हो जाएंगे y इक्वल टू x स्क्वायर, ये हो जाए, सही। अब आप नोटिस कीजिए कहां चेक करना चाहते हैं आप, 0 पे ना, तो आप क्या कीजिए 0 का आर्बिट्ररी एक नेबरहुड ड्रॉ कीजिए। जब आप उस नेबरहुड को ड्रॉ करेंगे तो उस नेबरहुड पे फोकस रखिए एक बात पे, क्या कि 0 पे तो चलो फंक्शन की वैल्यू 0 है, लेकिन अब देखिए इस रीजन पे फोकस कीजिए, इस रीजन पे फोकस कीजिए, इस रीजन पूरे रीजन पे, इस पूरे के पूरे रीजन में आप देखेंगे कि आपका जो y है वो पक्का 4x स्क्वायर से बड़ा आएगा एंड y आपका x स्क्वायर से भी बड़ा आएगा। सर इससे हमें क्या फायदा, इससे हमें ये फायदा है क्योंकि इस रीजन में, इस पूरे रीजन में y 4x स्क्वायर से बड़ा एंड y x स्क्वायर से भी बड़ा, तो ये वाला पार्ट भी पॉजिटिव रहेगा इस रीजन में और ये वाला पार्ट भी पॉजिटिव रहेगा इस रीजन में, सही। सिमिलरली आप देखेंगे इस रीजन पे फोकस कीजिए, इस रीजन पे जब आप फोकस करेंगे तो आपको दिखेगा कि आपके पास y जो है वो 4x स्क्वायर से छोटा आएगा एंड y आपका x स्क्वायर से भी छोटा आएगा। सर इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि इस रीजन में से आप कोई भी ऑर्डर कर पिक करेंगे उसके ऊपर ये भाई साहब भी नेगेटिव आएंगे, ये भाई साहब भी नेगेटिव आएंगे, लेकिन प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब एक्चुअली हमें इसको क्वेश्चन में कैसे यूज करना है आप समझिएगा। क्वेश्चन में हमें इसको ऐसे यूज करना है कि 0 पे हम ये जान चुके हैं कि फंक्शन की वैल्यू आपके पास निकल के आएगी 0। अब अगर आप 0 को अप्रोच करें, चाहे इधर से अप्रोच करें चाहे नीचे से अप्रोच करें, तो आपको फील आएगी कि चाहे मैं नीचे से अप्रोच कर रहा हूं तब भी फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव 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 ही रह रही है, ऊपर से यहां से अप्रोच कर रहा हूं तब भी फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव 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 ही रह रही है। तो अगर मैं नीचे से अप्रोच करूं चाहे इधर से अप्रोच करूं तो मुझे फील आनी चाहिए कि 0 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू थी 0, उसके इधर साइड से अप्रोच करता तो वैल्यू पॉजिटिव 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 0 पे 0 और फिर नीचे आते हुए पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। मतलब हमें ये अंदाजा लगेगा कि इस रीजन से या इस रीजन से अगर मैं अपने फंक्शन को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं तो मुझे लगेगा कि 0 के ऊपर फंक्शन एक्चुअली में अपनी सबसे छोटी वैल्यू ले रहा है, क्योंकि ऊपर और नीचे तो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और 0 पे 0 आ रही है। तो यहां पे हमें ऐसा लगने लग जाएगा कि शायद 0 के ऊपर आपके पास पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, लेकिन अब यहां आपने इसको आंसर नहीं मार्क करना। नोट्स कीजिए आप, अब एक छोटा सा रीजन बाकी है, वो कौन सा, ये देखिए, इस रीजन पे फोकस कीजिए, इस वाले रीजन इधर देखिए और इस रीजन पे फोकस कीजिए। देखिए चाहे आप इस रीजन से आप 0 को अप्रोच करें चाहे आप इधर से 0 को अप्रोच करें, तो आप नोटिस करेंगे कि इस रीजन में आपके पास जो है y x स्क्वायर से तो बड़ा आएगा, लेकिन y जो है वो 4x स्क्वायर से छोटा हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपका एक पार्ट नेगेटिव हो जाएगा और एक पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा। तो आपको यहां से फील आना चाहिए, यहां से अब हम इन्वेस्टिगेट कर पा रहे हैं कि जब हम यहां से अप्रोच करेंगे 0 तो वैल्यू नेगेटिव 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 उतरेगी, यहां से भी नेगेटिव 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 ही उतरेगी, लेकिन जैसे ही आप 0 डालेंगे वैल्यू 0 आ जाएगी। तो आप खुद फोकस कीजिए
कि एक पॉइंट है 0 0 जिसके इर्द गिर्द आपको एक ऐसा रास्ता मिल गया है जिसपे वैल्यूज नेगेटिव 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 हो रही है, फिर 0 0 पे 0 हो रही है, और फिर दोबारा जब आप आगे बढ़ते हैं तो फिर वो नेगेटिव होनी शुरू हो रही है। तो यहां से हमें ये अंदाजा लगेगा कि शायद 0 0 के ऊपर आपके पास पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। तो नोट्स कीजिए, 0 0 के एक आर्बिट्री नेबरहुड में हमें यह भी लग रहा है कि फंक्शन शायद 0 0 पे लोकल मिनिमा हो रहा है, और 0 0 के आर्बिट्री नेबरहुड में हमें यह भी लग रहा है कि फंक्शन शायद 0 0 पे अपना लोकल मैक्सिमा अटेन कर रहा है। अगर किसी पॉइंट के नेबरहुड में फंक्शन अपनी दोनों नेचर्स को शो करे तब हम ये कहते हैं कि ना वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है ना वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। एक्चुअली में 0 0 हमारे फंक्शन स्मॉल g का एक सेटल पॉइंट निकल के आएगा। पॉजिटिव होप कि ये वाला पार्ट आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। अब हम इसी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे अपने फंक्शन स्मॉल f को। तो चलिए अब फंक्शन स्मॉल f को डिस्कस करते हैं। फंक्शन स्मॉल f की डिस्कशन अगर हम करने लगे तो वही दोबारा 0 0 के ऊपर हमें डिस्कस करना है कि 0 0 पे हमारे पास फंक्शन स्मॉल f का आपके पास सेटल पॉइंट आएगा या नहीं आएगा। देखिए, सेटल पॉइंट चेक करने के लिए हमें फिर भी दोबारा यहां पे क्या करना पड़ेगा, अपने उन्हीं तीनों स्टेप्स को लगाना पड़ेगा जो हमने फंक्शन स्मॉल g की डिस्कशन के दौरान लगाए थे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 0 पे फंक्शन की वैल्यू देखिए, आपको 0 आएगी। क्यों? ये सारा कुछ 0 आएगा। एक अब आप क्या करेंगे, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट है तो मोस्टली लोग RT माइनस SQ वाली टेक्निक को यूज करेंगे, वो यहां पे फेल हो जाएगी। रीजन RT माइनस SQ 0 0 पे 0 आएगा। सही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वही काम जो हमने स्मॉल g में किया था। आप क्या कीजिए, अपने फंक्शन स्मॉल f को पकड़िए और इसमें फैक्टर्स जितने बन सके आप बना सके। ठीक है, तो देखिए अगर मैं यहां से क्या करूं, x को कॉमन ले लूं, तो जैसे आप x कॉमन लेंगे अंदर बचेगा x माइनस 3/2 टाइम्स y स्क्वायर बच जाएगा। सही है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब आप काम कर दीजिए, एक छोटा सा काम कीजिए यहाँ पे। एक तो माइनस कॉमन ले लीजिए बाहर, माइनस कॉमन लेने से ये चीज हो जाएगी आपके पास। ठीक है, और थोड़ा सा सुंदर बनाने के लिए आप क्या कीजिए, 3/2 भी आप बाहर कॉमन लीजिए, तो माइनस 3/2 टाइम्स x। देखिए अंदर क्या बचेगा, अंदर आपके पास बचेगा सिंपल सिंपल, अगर मैं बात करूं y स्क्वायर माइनस 2/3 टाइम्स x बचेगा। देखिए आप मानते हो तो ये चीज आ गई। ठीक है जी, ये लीजिए आ चुका है। ठीक है जी, सही। अच्छा, तो यहां से हमें फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि हमें पता लग गया कि फंक्शन सिर्फ 0 0 पे 0 नहीं हो रहा, वो तब भी 0 होगा जब x 0 हो जाएगा। वो फंक्शन हमारा स्मॉल f तब भी 0 होगा जब y स्क्वायर 2/3x के बराबर हो जाएगा। तो अब क्या कीजिए, आप x इक्वल टू 0 को ड्रॉ कीजिए। x इक्वल टू 0 क्या होता है आपको पता ही है, वो तो y एक्सिस होती है। ठीक है, ड्रॉ हो गया। फिर आप क्या कीजिए, y स्क्वायर इक्वल टू 2/3x, दैट इज इस पैराबोला को ड्रॉ कीजिए। ये पैराबोला, ये y स्क्वायर इक्वल टू 2/3x। इसके ऊपर भी आपका फंक्शन स्मॉल f 0 आएगा, और ऑफ कोर्स इसके ऊपर भी आपका फंक्शन स्मॉल f 0 आ जाएगा। सही। अब आप क्या कीजिए, 0 0 के इर्द गिर्द एक छोटा सा नेबरहुड ड्रॉ कीजिए, और इस नेबरहुड में अपने फंक्शन स्मॉल f को पढ़िए। देखिए उसमें क्या होने वाला है, देखिए नोट्स करेंगे आप कि इतने रीजन में जो पैराबोला के अंदर वाला रीजन है, यहां पे y स्क्वायर जो है ऑफ कोर्स आपके 2/3x से छोटा आएगा। ठीक है जी, आप कोई भी पॉइंट पिक करेंगे तो आप नोटिस कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां से एक पॉइंट पिक करता हूं 1,0 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। मतलब ये जो रीजन है आपके पास, ये रीजन में y स्क्वायर 2/3x से छोटा आएगा, एंड बाकी जो रीजन बच गया, ये रीजन हो गया, ये इन सभी में y स्क्वायर आपके पास 2/3x से बड़ा आएगा। यहां पे भी y स्क्वायर 2/3x से बड़ा आएगा। सेम यहां पे भी y स्क्वायर 2/3x से बड़ा आएगा, यहां पे भी y स्क्वायर जो है 2/3x से बड़ा आएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब काम की चीज देखिए, अब x इक्वल टू 0 के राइट हैंड साइड पे यहां पे भी x पॉजिटिव है, यहां पे भी x पॉजिटिव है, और यहां पे भी x पॉजिटिव है। लेकिन ऑफ कोर्स यहां पे भी x पॉजिटिव है, लेकिन इधर देखिए x नेगेटिव आएगा और इधर भी देखिए x नेगेटिव आएगा। अब आप क्या कीजिए, सिंपली अपने फंक्शन स्मॉल f का साइन चेक कीजिए, पॉजिटिव या नेगेटिव किस किस रीजन में कैसे कैसे आ रहा है। देखिए जब आप यहां देखेंगे ना, इस रीजन में पैराबोला के अंदर वाले पार्ट में x पॉजिटिव है, मतलब ये वाला पार्ट पॉजिटिव है। ठीक है, और y स्क्वायर 2/3x से छोटा, मतलब y स्क्वायर 2/3x से छोटा, मतलब ये चीज नेगेटिव अंदर। तो यहां पे इस पूरे रीजन में मैं जरा बात करता हूं, इस रीजन में अगर आप फोकस करेंगे तो उस रीजन में आपको देखा कि x तो पॉजिटिव है, ये पार्ट पॉजिटिव है, लेकिन ये वाला पार्ट नेगेटिव है।
पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव इंटू दिस नेगेटिव इज पॉजिटिव। मतलब इस रीजन में हमारा फंक्शन है पॉजिटिव वाला, पैराबोला के अंदर। अब जरा थोड़ा बाहर चलते हैं, यहां देखिए, इस रीजन पे फोकस कीजिए या फिर इस रीजन पे फोकस कीजिए। इस रीजन में आपको क्या दिखेंगे, वाई स्क्वायर ऑफ कोर्स 2/3x से बड़ा आएगा, सही है। तो आप देखेंगे अगर वाई स्क्वायर 2/3x से बड़ा है, मतलब ये वाला पार्ट पॉजिटिव है, सही है, ये वाला पार्ट भी पॉजिटिव है, लेकिन इसकी वजह से हमारा फंक्शन इस रीजन में भी f नेगेटिव आएगा और उस रीजन में भी f नेगेटिव आएगा। इधर आ जाइए, इधर देखिए, इधर क्या है, इतने पार्ट में यहां पे अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट पे फोकस करेंगे तो आप नोटिस करेंगे x नेगेटिव आएगा, मतलब ये वाला पार्ट नेगेटिव है। वाई स्क्वायर 2/3x से बड़ा आएगा, मतलब ये वाला पार्ट पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब यहां पे आपका f पॉजिटिव आएगा। एंड सिमिलरली यहां पे भी सेम है, तो यहां पे भी आपका f पॉजिटिव आएगा। देखिए इतने से ही आपको चेक हो जाएगा कि 0 0 पे सेंटर पॉइंट आने वाला है। वो क्यों, देखिए जरा, जब आप 0 0 को अप्रोच करेंगे, देखिए आप कौन से रीजन से, इधर से अप्रोच कीजिए, यहां से अप्रोच कीजिए, यहां से अप्रोच करेंगे तभी फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव 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 और 0 0 पे 0। इधर से अप्रोच कीजिए, फिर दोबारा पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यहां पे 0। मतलब इधर से अप्रोच करेंगे चाहे इधर से अप्रोच करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव 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 0 0 पे 0, फिर पॉजिटिव 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 हो रही है। मतलब आपको लगेगा शायद 0 0 के ऊपर आपका पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम है। लेकिन अगर आप देखेंगे, चाहे आप इधर से अप्रोच करें चाहे नीचे से अप्रोच करें, तो आप नोटिस करेंगे यहां से अप्रोच करेंगे चाहे यहां से अप्रोच कीजिए, देखिए तब फंक्शन की वैल्यू क्या है, नेगेटिव 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 आती चली जाएगी और अंदर जाएंगे नेगेटिव 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 होती रहेगी और 0 0 पे आ जाएगी 0। तो नेगेटिव 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 0 0 पे 0 और फिर दोबारा जब ऊपर यहां से निकल जाएंगे फिर नेगेटिव 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 होनी शुरू हो जाएगी। तो नेगेटिव 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 0 फिर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इससे क्या पता लगेगा कि 0 0 के ऊपर आपके पास शायद पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। तो 0 0 के नेबरहुड में अगर आपको पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा का भी पूरा अच्छे से पता लग रहा है कि एक रीजन से ऐसे लग रहा है जैसे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा आ रहा है और दूसरे रास्तों से ऐसा लग रहा है कि पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा आ रहा है, तो ऐसे पॉइंट को ना आपने पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कहना है ना पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा कहना है, आपने इस केस में भी 0 0 को सेटल पॉइंट ही कहना है, जिससे ये शो हो जाएगा कि 0 0 फंक्शन स्मॉल f का भी सेटल पॉइंट निकल के आएगा। मतलब अगर मैं अपने क्वेश्चन ओरिजिनल क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन में आप नोटिस करेंगे हमें दो स्टेटमेंट दी गई थी, कैपिटल P और कैपिटल Q। कैपिटल P स्टेटमेंट में था कि 0 0 जो है वो फंक्शन स्मॉल f का सेटल पॉइंट है, सच हो गया। Q स्टेटमेंट थी कि 0 0 जो है स्मॉल g फंक्शन का सेटल पॉइंट है, ये भी सच हो गया। मतलब आप नोटिस करेंगे कि आपका ऑप्शन नंबर A इस केस में बिल्कुल सही निकल गया है। सही है जी। वी पॉजिटिव हो कि ये सारा क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है किसी भी कंसेप्ट को समझने में तो आप कमेंट करके वो चीज डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप किसी और तरह की गाइडेंस चाहते हैं हमसे तो आप नीचे लिखे हुए नंबर्स पे कांटेक्ट करके हमारे कोर्सेज को ज्वाइन भी कर सकते हैं। इस वीडियो में जिस क्वेश्चन को हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हमें क्या दिया गया था, हमें दो स्टेटमेंट्स दी गई थी, एक स्टेटमेंट P थी और एक स्टेटमेंट Q थी और हमसे पूछा गया था इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट सच है और कौन सी स्टेटमेंट सच नहीं। लेकिन ओवरऑल ये पूरा का पूरा सवाल एक्चुअली में लेबेग मेजरेबल सेट्स पे डिपेंडेंट था और उनकी नॉलेज अगर आपको है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान। तो चलिए एक एक करके दोनों स्टेटमेंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर आप P स्टेटमेंट देखेंगे तो उसमें हमें क्या दिया गया है, उसमें हमें एक सेट M दिया गया है जो ओ ऊपर दिए हुए सेट कैपिटल N पे डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले वहीं से शुरू करते हैं। हमें गिवन था कैपिटल N एक ऐसा सबसेट ऑफ रियल नंबर्स जो कि हमें नॉन मेजरेबल दिया गया था इन सेंस ऑफ लेबेग मेजर कि n आपको नॉन मेजरेबल दिया हुआ, सही। और फिर कैपिटल M हमें n का ही एक सबसेट दिया हुआ, लेकिन कैपिटल M क्या दिया हमें, कैपिटल M दिया गया है हमें कलेक्शन ऑफ ऑल इररेशनल नंबर्स इन सेट है। और स्टेटमेंट P हमें कह रही है कि ये जो सेट M है ना ये पक्का लेबेग मेजरेबल निकल के आएगा और हमें बताना है कि स्टेटमेंट P सच है या झूठ। अनफॉर्चुनेटली स्टेटमेंट P सच नहीं है। रीजन आप जानते ही हैं, कैपिटल N चाहे सबसेट ऑफ रियल्स चाहे नॉन मेजरेबल, लेकिन क्योंकि वो कैपिटल N सबसेट ऑफ रियल्स है तो कैपिटल N के अंदर या तो रैशनल नंबर बैठे होंगे या इरेशनल नंबर्स। तो हम कैपिटल N को लिख सकते हैं ना एक बड़े प्यारे तरीके से। कैसे,
आप इसे लिख सकते हैं कैपिटल एम यूनियन। कैपिटल एम यूनियन एक सेट में यहां लिखने जा रहा हूं, उस सेट को मैं लिख रहा हूं ऐसे करके एम कॉम्प्लीमेंट करके। लेकिन पहले समझाता हूं ये कौन है। एम कॉम्प्लीमेंट है, ध्यान से देखिए, वो सारे के सारे एक्स इन सेट एन सच दैट एक्स इज अ रैशनल नंबर। क्लियर है? अरे भाई कैपिटल एन अगर सबसेट ऑफ रियल्स है तो कैपिटल एन रैशनल से इरेशनल से ही बनेगा। तो पक्की बात है यहां बैठे हुए सारे के सारे इरेशनल नंबर्स जो एन में थे और यहां बैठे हुए सारे के सारे रैशनल नंबर्स जो एन में थे। सही बात है, ओके। अब आपको यहां से अपने आप दिख जाएगा कि पी स्टेटमेंट बिल्कुल झूठ है। क्यों? नोटिस कीजिए, अगर ये पी स्टेटमेंट सच हो गई, दैट इज अगर कैपिटल एम आपके पास लिविंग मेजरेबल आ गया तो एम कॉम्प्लीमेंट तो मेजरेबल आएगा ही आएगा। क्यों? वो खुद ही रैशनल्स का सबसेट है, तो इसका मेजर पक्का आपके पास जीरो निकल के आएगा। और अगर ये मेजरेबल है, ये मेजरेबल है, तो दोनों की यूनियन भी मेजरेबल आ जाएगी। लेकिन कैपिटल एन तो हमें नॉन मेजरेबल दिया हुआ, मतलब ये कहना कि एन नॉन मेजरेबल है और उससे रिलेटेड एम मेजरेबल आएगा, ये गलत हो जाएगा। मतलब पी स्टेटमेंट इस केस में हमारे पास सही नहीं है। वी पॉजिटिवली होप कि पी स्टेटमेंट के बारे में ये डिस्कशन आपको बहुत अच्छे से समझा गया। अब हम आगे चलते हैं और स्टेटमेंट क्यू को डिस्कस करते हैं। स्टेटमेंट क्यू में वो हमें क्या कह रहा है? वो कहता है जी बाउंड्री ऑफ एन, जो सेट एन है उसकी बाउंड्री हैज अ पॉजिटिव लिविंग आउटर मेजर। देखिए यहां पे एक सिंपल सा रिजल्ट यूज होता है, मैं आपको जरा बता देता हूं कि अगर आपके पास कोई सेट एन है, कोई जो नहीं यही दिया है, कोई भी सेट एन है रियल्स का सबसेट है, ओके, और एन के बारे में यह बताया गया है कि उसकी बाउंड्री क्या होता है? उसके कलेक्शन ऑफ ऑल बाउंड्री पॉइंट्स। सही है? उसकी बाउंड्री आपके बारे में, उसके बारे में यह इंफॉर्मेशन दी गई है कि उसकी बाउंड्री का लिविंग आउटर मेजर अगर जीरो तो वो सेट मेजरेबल निकल के आता है। मैं रिपीट करता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहां पे यूज हो रहा है कि अगर सेट कैपिटल एन रियल्स का ऐसा सबसेट हो जाए सच दैट उसकी बाउंड्री का आउटर मेजर जीरो हो जाए तो सेट मेजरेबल हो जाता है। अब ऐसे क्यों? वो आप सिंपली जान सकते हैं कि आप जानते हैं कि कोई सेट एन में अगर आपको दे दो कोई सेट एन, तो हम जानते हैं सेट एन कैसे लिखा जा सकता है। सेट एन लिखा जा सकता है उसका इंटीरियर, सही, यूनियन विद एक मैं यहां लिख रहा हूं सेट एस। सेट एस क्या है समझिए, सेट एस है उस सेट की बाउंड्री का कोई सबसेट, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारे बाउंड्री पॉइंट आपके सेट में ही मिल जाएंगे, तो दैट्स वाई। अब अगर इसका मेजर, किसका मेजर? बाउंड्री का आउटर मेजर। अगर बाउंड्री का आउटर मेजर जीरो हो गया तो ऑफ कोर्स इसके सबसेट्स का भी आउटर मेजर जीरो हो जाएगा। सबसेट का आउटर मेजर जीरो हो गया मतलब ये भाई साहब अपने आप में मेजरेबल हो जाएंगे। एन इंटीरियर ओपन होता है और हर ओपन सेट मेजरेबल होता है, तो ये भी मेजरेबल हो जाएगा। सही, ये मेजरेबल है, ये मेजरेबल है, तो ये भी मेजरेबल हो जाएगा। तो बात ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या रिजल्ट देखा यहां पे कि अगर कोई सेट ऐसा है आपके पास जिसकी बाउंड्री का लिविंग आउटर मेजर जीरो हो जाएगा तो वो सेट मेजरेबल हो जाएगा। सही है? तो नोट्स कीजिए, स्टेटमेंट क्यू आपके पास बिल्कुल सही दी गई है, क्योंकि स्टेटमेंट क्यू में या तो बाउंड्री ऑफ एन का जो लिविंग आउटर मेजर है या तो जीरो आता है या पॉजिटिव आता है। अगर बाउंड्री ऑफ एन का लिविंग आउटर मेजर जीरो हो जाता तो सेट आपके पास मेजरेबल हो जाता, जो कि नहीं दिया हुआ। हेंस बाउंड्री ऑफ एन का पक्का जो लिविंग आउटर मेजर है वो पॉजिटिव आना ही चाहिए। रीजन क्या था? क्योंकि सेट एन आपके पास कर दिया हुआ नॉन मेजरेबल दिया, जिससे आपको पता लगेगा कि आपकी स्टेटमेंट क्यू इस केस में बिल्कुल सच निकल के आएगी। मतलब इस केस में अगर हम पढ़ें ऑप्शंस को, तो ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो ऑप्शंस में आपका जो बी ऑप्शन है, जो बी ऑप्शन क्या कह रहा है आपको कि स्टेटमेंट पी फॉल्स है एंड स्टेटमेंट क्यू ट्रू है, ये सही हो जाएगा। मतलब इस केस में आप बी ऑप्शन को मार्क करके आते। वी पॉजिटिवली होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। इस वीडियो में जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा जा रहा है, इसके अंदर हमें जो कंसेप्ट यूज करना है वो है मेजर थ्योरी। जी हाँ, आपको सेट्स के मेजर बताओ, लेकिन मेजर कोई ऐसे वैसे सेट के नहीं, बहुत ही खास सेट्स है। तो चलिए आगे मिलके पढ़ते हैं। देखो क्या दिया हुआ आपको दिया हुआ है ई के, कैसा? मेजरेबल सबसेट ऑफ क्लोज्ड इंटरवल 0 1 सच दैट मेजर ऑफ ई के इज 1/k²। ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल 0 1 का बढ़िया सा सबसेट दिया हुआ है जिसका मेजर हमें बताया गया
कि ई के का मेजर 1/k स्क्वायर। डन, ठीक है जी, आगे चलिए। अब इन ई केस को यूज करके दो सेट्स बनाएंगे। एक सेट है कैपिटल ई और एक सेट है कैपिटल एफ। सेट कैपिटल ई क्या कहता है? वो कहता है कि आप इन सब ई केस की यूनियन कीजिए एन टू इंफिनिटी में, और फिर इन सब की क्या कर दीजिए? इंटरसेक्शन। ठीक है, इसे आप कह दीजिए ई। एंड नाउ एफ क्या है? वो कहता है कि आप अब सब इन सब ई केस की कर दीजिए इंटरसेक्शन, और फिर इन सब की क्या कर दीजिए? ऐसी यूनियन, उसे आप कह दीजिए एफ। और फिर हमसे कहा जा रहा है कि मेजर ऑफ एफ और मेजर ऑफ ई बताइए। प्राइमरी क्वेश्चन में हमें ये दिया गया था, वो कह रहे थे, दो स्टेटमेंट दी गई थी, एक स्टेटमेंट पी थी, एक स्टेटमेंट क्यू थी। स्टेटमेंट पी में कहा गया था कि मेजर ऑफ ई 0 है, स्टेटमेंट क्यू में कहा गया था कि मेजर ऑफ एफ 0। और फिर हमसे पूछा गया था कि कौन सी स्टेटमेंट सच है और कौन सी स्टेटमेंट सच नहीं। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन का जो मेन आइडिया है वो आपके सामने लिखा जा चुका है। वो क्या कहता है? वो ये कहता है, सबसे पहला आइडिया कि आप जानते ही हैं कि अगर कोई सीरीज कन्वर्ज करती है तो उस सीरीज की जो टेल है वो 0 को कन्वर्ज करती है। ठीक है ना, ये इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और वो टेल क्या है? फॉर एग्जांपल आप सब जानते ही हैं, जैसे समेशन 1/n² n = 1 to infinity, ये जो आपकी इनफाइनाइट सीरीज है ये कन्वर्ज करती है। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपको क्या कहता है? ये रिजल्ट आपको ये कहता है कि आप इस इनफाइनाइट सीरीज की कोई भी टेल निकालें। अब टेल क्या होता है? टेल होता है कि आप शुरुआती कुछ एलिमेंट्स को हटा के आप इसका एक इनफिनिट पार्ट उठा लें। एग्जांपल देते हैं आपको। फॉर एग्जांपल हमने ये देखिए समेशन 1/n² और n = मान लिया, हम समझाने के लिए बात करते हैं 101 से इंफिनिटी। तो क्लियर है कि ये अगर भाई साहब कन्वर्ट करते हैं और इसका जो सम निकल के आता है वो π² निकल के आता है, तो ऑफ कोर्स इसका सम थोड़ा कम निकल के है। लेकिन ये रिजल्ट ये कहता है कि आप क्या कीजिए, ये जो नीचे वाली चीज है इसको m कर दीजिए, ऑलराइट, एंड लिमिट m goes to infinity कर दीजिए। तो ये जो लिमिट है वो 0 निकल के आएगी अगर सीरीज कन्वर्ट करती है तो। ये इस सवाल का पहला आइडिया है। ठीक है, सेकंड आइडिया जो है वो आपके सामने ये लिखा हुआ, वो क्या कहता है कि अगर आप ऐसी इनफिनिट इंटरसेक्शन का मेजर निकालना चाहते हैं जहां पे ये सारे के सारे जो ENs है वो मेजरेबल हैं और उनका आपको मेजर पता है, तो इसका जो मेजर निकल के आएगा वो निकल के आएगा, आप क्या कीजिए, EN का मेजर निकालिए और उसमें लिमिट n goes to infinity कर दीजिए। ठीक है जी, बस इन दोनों आइडियाज को हम यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को अब मिलकर जरा डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले जरा सेट ई को बात करते हैं। देखिए सेट ई को पढ़ने का मेन तरीका क्या है कि आप क्या कीजिए, इस वाले पे ना ब्रैकेट लगा दीजिए, इस वाले पे, और क्या कीजिए, काम कीजिए GN, जी हाँ GN आप नाम दे दीजिए इसे, यूनियन K = n से इंफिनिटी, और यहां कर दीजिए EK। ये आपका सोचो है GN। ऑलराइट, ठीक है जी, नाइस। अब अच्छी बात क्या है कि इस GN का हम लोग मेजर निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, मेजर ऑफ GN क्या निकल के आएगा? मेजर ऑफ GN निकल के आएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि GN इस यूनियन के बराबर है। सही बात है ना, क्योंकि GN इस यूनियन के बराबर है तो हमें पता है कि जो मेजर ऑफ GN है वो लेस और इक्वल टू निकल के आता है समेशन मेजर ऑफ EK, जहां ऑफ कोर्स हमारा K कहां से कहां वेरी कर रहा है? n से इंफिनिटी। सही बात है। अब आप जानते हैं इस बात को कि मेजर ऑफ EK क्या है? 1/k²। और जब आप यहां पे पुट करना शुरू करेंगे तो ये चीज क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 1/n² + 1/n+1 का होल स्क्वायर एंड सो। सही बात है। अब आप नोट कीजिए, आपको पता है जैसे हमने यहां थोड़ी देर पहले बात ही की थी, समेशन 1/n² n = 1 से इंफिनिटी में ये चीज कन्वर्ज करती है। तो ये चीज क्या है? ये चीज इस गिवन इनफिनिट सीरीज की टेल ही तो है, और क्योंकि ये कन्वर्ज करेगी तो हमें पता है एज n goes to infinity, रिपीट करता हूं, as n goes to infinity ये चीज 0 को कन्वर्ट करेगी। दैट इज, ध्यान से सुनिएगा कि मेजर ऑफ GN लेस और इक्वल टू दिस आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेजर चीज है। ये देखिए आप कि लिमिट, अगर मैं आपसे कहूं as n goes to infinity, मेजर ऑफ GN क्या निकल के आएगा? तो हम होपिंग आप बिल्कुल सही कहेंगे, आप कहेंगे कि सर आप क्या कीजिए, इसे पकड़िए, लिमिट क्या से कहा, K = n से इंफिनिटी एंड 1/k² एंड n काम कर रहा है ऑफ इंफिनिटी हो जा रहा है। ये चीज तो हम जानते हैं क्योंकि ये इनफिनिट सीरीज कन्वर्ट करती है तो ये जो चीज है वो पक्का 0 को जाएगी, मतलब मेजर ऑफ GN एज n goes to infinity, K से लेस और इक्वल टू आएगा। ठीक है, मेजर ऑफ GN एज n goes to infinity वो इससे छोटा बराबर आएगा एंड इसकी लिमिट 0 है तो इसकी लिमिट भी आप प्लस क्या निकल के आएगी? 0। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि हम जानते हैं इस बात को कि मेजर किसी भी
आप सेट का निकाल दें, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो निकल के आता है यहाँ पर, ठीक है। अब इसकी लिमिट 0 है, इसकी लिमिट 0 है, तो इसकी लिमिट क्या निकल के आएगी, 0 निकल के आएगी। मतलब जीएन का जो मेजर है वो लेसर इक्वल टू दिस आएगा, लेकिन ये बात क्लियर हो गई है कि मेजर ऑफ जीएन की लिमिट एज एन गोस टू इन्फिनिटी पक्का आपका इसका निकल के आएगी 0 निकल के, सही है। बस इसी पार्ट को यहाँ यूज कर लेंगे, देखिए किस तरीके से, वो इस तरीके से। अब आप फोकस कीजिए अपने सेट ई के ऊपर। अपना जब आप सेट ई देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे सेट ई का मेजर क्या है, वो देखिए सेट ई क्या है। सेट ई एक्चुअली में है इंटरसेक्शन ऑफ दीज, मतलब इंटरसेक्शन ऑफ दीज एन इज इक्वल टू 1 से। देखिए ये आ गया जी, तो मेजर ऑफ ई क्या निकल के आएगा। अब आप क्या यूज कीजिए, इस वाले रिजल्ट को यूज कर लीजिए, ये निकल के आएगा लिमिट एन गोस टू इन्फिनिटी ऑफ मेजर ऑफ जी निकल के आएगा। और अभी हमने देखा कि मेजर ऑफ जी एज एन गोस टू इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। दैट इज मेजर ऑफ ई इस केस में आपके पास केवल और केवल निकल के आएगा 0। वी पॉजिटिवली होप कि मेजर ऑफ ई आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। अब हम आगे चलेंगे और मेजर ऑफ एफ को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, ठीक है जी। हाँ, तो मेजर ऑफ एफ को डिस्कस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब थोड़ा सा अपना मिजाज चेंज करना पड़ेगा। पहले जैसे हम यूनियंस पे बात कर रहे थे, अब हमें बातें इंटरसेक्शंस पे करनी पड़ेगी, सही। तो शुरू करते हैं। देखिए अब जीएन फिर हम लेते हैं। अब जीएन हम किसको नाम देने जा रहे हैं, इसको, ये देखिए, ये देखिए, सही है। तो जीएन हमने डिफाइन कर दिया क्या, के इज इक्वल टू ऑफ कोर्स एन से इंफिनिटी, एंड ये हो गया ई के। ये हमारा हो गया सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या, सिंपल सिंपल जी हो गया, ठीक है। अब आप नोट्स करेंगे, अब हम आपसे कहें कि जब मेजर ऑफ जीएन निकालो, तो हम इस रिजल्ट को जानते ही कि अगर एन इज इक्वल टू समथिंग से इन्फिनिटी आपसे मेजर पूछा जाए तो ऐसा कुछ निकल के आता है। तो आप नोट्स कीजिए मेजर ऑफ जीएन क्या निकल के आएगा, ऑफ कोर्स मेजर ऑफ जीएन निकल के आएगा लिमिट एन गोस टू इन्फिनिटी ऑफ मेजर ऑफ दिस, राइट, मेजर ऑफ दिस। अब इंपॉर्टेंट चीज हम यहाँ पे समझाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे के, ठीक है, ताकि हम ई के की एंट्री कर सकें। ऑलराइट, ठीक है। तो ये चीज क्या निकल के आएगी, सिंपल सिंपल सी बात है, ठीक है जी। ये सिंपल सी चीज है, हमें यहाँ पे पता है कि ई के का मेजर कितना है, 1 के स्क्वायर, सही है, एंड लिमिट के गोस टू इन्फिनिटी कर दीजिएगा, सही है। तो ये लिमिट आपका इसका निकल के 0 निकल के आएगी। दैट इज आप ये नोटिस कर पाएंगे कि आप सिर्फ जीएन ही नहीं, आप जीवन उठा लीजिए। जब आप जीवन उठाते, नोटिस करें जीवन क्या आता है, जीवन का आप जब मेजर निकालते हो वो क्या निकल के आता है, नोट्स करें, यहां पे 1 हो जाता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मेजर ऑफ जीवन आपके पास निकल के आता है सिंपल सिंपल। अगर बात करूं लिमिट, सिंपल सिंपल के गोस टू इन्फिनिटी ऑफ मेजर ऑफ ई के निकल के आता है। एंड मेजर ऑफ ई के क्या है, 1 के स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर की इन्फिनिटी लिमिट क्या हो जाती है, 0। सिमिलरली मेजर ऑफ जी2 भी आपका इसका निकल के आता है लिमिट के गोस टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ ई के जी। और सिर्फ जी1 जी2 ही नहीं, जीएन आप ले आए, सभी का आपका इस मेजर का निकल के आएगा 0। मतलब ये जो अंदर बैठे हुए इन सभी का मेजर आपका क्या निकल के आ रहा है, 0 निकल के आ रहा है। अब हम इस पार्ट को यूज करेंगे और एफ के मेजर को कंप्यूट करेंगे। तो आप नोटिस कर पाएंगे कि आपके पास जो मेजर ऑफ एफ निकल के आ रहा है, सही है, क्योंकि एफ है क्या, एफ है यूनियन ऑफ दिस। ये क्या है, ये आपका जीएन है ना, इसको एन कर देते हैं। तो हमारे पास मेजर ऑफ एफ निकल के आएगा, वो आएगा लेस और इक्वल टू समेशन मेजर ऑफ जीएन निकल के आएगा, सही है। एंड ऑफ कोर्स एन 1 से इन्फिनिटी आएगा। अब हमें पता मेजर ऑफ जी1 भी 0 है, मेजर ऑफ जी2 भी 0 है, इन सभी का मेजर 0 है, तो सबका सम भी क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। और मेजर ऑफ एफ इससे लेसर इक्वल टू है और 0 से बड़ा बराबर होता है, तो ये भी 0 है, वो भी 0 है, तो मेजर ऑफ एफ भी क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। दैट इज इस केस में ये वाला पार्ट भी 0 हो जाएगा। मतलब अब अगर आप अपने क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि पी स्टेटमेंट थी लिविक मेजर ऑफ ई इज इक्वल टू 0, क्यू स्टेटमेंट थी लिविक मेजर ऑफ एफ इज इक्वल टू 0। दैट इज दोनों की दोनों स्टेटमेंट सच है। मतलब आप इस केस में ऑप्शन नंबर ए को टिक करते, ए ऑप्शन क्या दिया हुआ, बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू, मतलब आप ए ऑप्शन को इस केस में टिक करते। पॉजिटिव हो कि ये क्वेश्चन और इसकी डिस्कशन आपको बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी। इस वीडियो में जिस क्वेश्चन को हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, उस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया था, हमें 2 सेट्स दिए गए थे, कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई, और दोनों के दोनों आपके सामने लिखे जा चुके, और दोनों के बारे में पूछा गया था कि दोनों में से कौन सा सेट कनेक्टेड आएगा और कौन सा सेट कनेक्टेड नहीं निकल के आएगा। उसी पे 2 स्टेटमेंट्स दी गई थी और हमें आंसर करना था। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे सवाल का जो मेन आइडिया है वो एक्चुअली आपके सामने ड्रॉ किया जा चुका है, और वो क्या है, नोट्स कीजिए। जो आपको सेट कैपिटल एक्स दिया हुआ वो एक्चुअली है ही क्या, वो है x इंटू साइन ऑफ 1/x, इसका ग्राफ जब डोमेन ये निकल गया। एक्चुअली हमने आपके सामने जो ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, ये ग्राफ एक्चुअली में आपके पास तब आएगा जब आपके इस फंक्शन की जो डोमेन है वो पॉजिटिव दी होगी। अगर डोमेन ये दी हुई है
तो ग्राफ कहीं जाके रुक जाएगा। कहां जाके? 1 पे जाके रुक जाएगा। इंपॉर्टेंट। अब सवाल ये पूछा गया है कि कैपिटल एक्स सिर्फ ये नहीं है, कैपिटल एक्स एक्चुअली है इस ग्राफ की इस सेट के साथ यूनियन। अब ये सेट क्या है? ये सेट अगर ध्यान से देखेंगे ये है 0y सच y बिलोंग्स टू dx, मतलब आपकी पूरी की पूरी y एक्सिस। तो आप ध्यान से देखेंगे अगर तो ये भी आपकी y एक्सिस पूरी की पूरी ये। तो एक्चुअली में हमें जो सेट कैपिटल एक्स दिया गया था वो उस फंक्शन का ग्राफ की यूनियन विद y एक्सिस दी गई थी, और हमसे पूछा जा रहा है कि एक्चुअली में सेट कैपिटल एक्स कनेक्टेड है या नहीं। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, एक्चुअली में हमें पता है कि आप अपने इस पूरे सेट में कोई भी दो इनपुट पिक कीजिए, चाहे एक इनपुट यहां से पिक कीजिए चाहे इनपुट यहां से पिक कीजिए, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला पाथ आपको सेट एक्स में ही मिल जाएगा। रीजन, क्योंकि ये सेट पाथ कनेक्टेड है। और पाथ कनेक्टेड क्यों हो रहा है? वो इसलिए क्योंकि x इंटू साइन ऑफ 1/x की 0 पे लिमिट 0 आती है, और 0 पे लिमिट 0 आने से हमारा ये सेट कैसे पाथ कनेक्टेड हुआ? वो इसलिए हुआ डियर स्टूडेंट्स क्योंकि 0 पे 0 लिमिट आ गई है इस फंक्शन की, और 0 पॉइंट इस सेट को बिलोंग कर रहा है। ये बैठा ये रहा 0 पॉइंट, जिसकी वजह से इन दोनों की यूनियन आपके पास पाथ कनेक्टेड निकल के आएगी। इवन ये भी पाथ कनेक्टेड है, ये भी पाथ कनेक्टेड है, और इन दोनों में एक कॉमन एलिमेंट है 0, जिसकी वजह से ये यूनियन दैट इज आपका सेट एक्स इस केस में आपके पास पाथ कनेक्टेड निकल के आएगा। और जिस तरह से आप जानते हैं हर पाथ कनेक्टेड सेट क्या होता है? एक कनेक्टेड सेट। दैट इज वाई कैपिटल एक्स आपके पास इस केस में एक कनेक्टेड सेट निकल के आएगा। पॉजिटिव हो कि कैपिटल एक्स सेट आपको समझ आया होगा। अब हम आगे चलते हैं और सेट कैपिटल वाई को डिस्कस करते हैं। सेट कैपिटल वाई क्या है? वो है इस फंक्शन का ग्राफ इस डोमेन के ऊपर यूनियन विद फिर वाई एक्सिस। अगर ग्राफ सिर्फ इस डोमेन पे ड्रॉ किया गया है तो ग्राफ ऐसा नहीं आएगा जैसे ड्रॉ किया गया, नहीं। ये ग्राफ है साइन ऑफ 1/x का, जब डोमेन आपके पास निकल के आती है पॉजिटिव रियल नंबर्स। लेकिन अगर डोमेन यही है तो आपका जो ग्राफ है वो कुछ यहां जाकर रुक जाएगा, 1 पे जाकर रुक जाएगा ये। अब इंपॉर्टेंटली एक्चुअली में सेट कैपिटल वाई आपके पास पाथ कनेक्टेड तो नहीं आएगा। रीजन, क्योंकि ना साइन ऑफ 1/x की जो 0 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। दैट इज वाई ये जो यूनियन है आपके पास इस केस में बिल्कुल भी पाथ कनेक्टेड नहीं निकल के आएगी। लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या सेट कैपिटल वाई आपके पास कनेक्टेड निकल के आएगा। तो कमाल की बात यह है कि सेट कैपिटल वाई आपके पास इस केस में कनेक्टेड निकल के आएगा। लेकिन प्रूव कैसे करना है वो आप ध्यान से देखिए। हम किसी सेट को कनेक्टेड प्रूव करते ही कैसे? हम किसी सेट को कनेक्टेड तब प्रूव करते हैं जब वो डिस्कनेक्टेड नहीं होता। अब डिस्कनेक्टेड के लिए हम क्या करते हैं? डिस्कनेक्टेड के लिए हम क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं कि सेट कैपिटल वाई को किसी ओपन सेट सी में डाला जाए और इस वाले सेट को किसी ओपन सेट डी में डाला जाए, सच दैट सी और डी में कुछ भी कॉमन ना है। लेकिन अगर ऐसे दो ओपन सेट्स सी और डी मिलने इम्पॉसिबल हो जाए तब हम कहते हैं कि जो गिवन सेट है वो डिस्कनेक्टेड नहीं है, एंड जो सेट डिस्कनेक्टेड नहीं होता उसे हम कनेक्टेड कहते हैं। तो आप नोटिस करेंगे आप कोई भी ओपन सेट ड्रॉ करेंगे जो इसे कंटेन कर रहा हो, इसे, तो जैसे ही कोई ओपन सेट इसे कंटेन करेगा आप नोटिस करेंगे वो ओपन सेट एक्चुअली में आपके इस वाले पार्ट को भी कंटेन करने लग जाएगा। दैट इज आपको दो ऐसे ओपन सेट्स सी और डी बनाने इम्पॉसिबल हो जाएंगे जो आपके सेट वाई की आपको सेपरेशन दे सके। दैट इज सेट कैपिटल वाई आपके पास डिस्कनेक्टेड नहीं आएगा एंड हेंस कनेक्टेड निकल के आएगा। जिससे आपको पता लगेगा कि आपके पास जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उस क्वेश्चन में आपके पास स्टेटमेंट पी भी सच आएगी और स्टेटमेंट क्यू भी सच आएगी। मतलब आपका इस केस में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही निकल के आएगा। पॉजिटिव हो कि आपको यह क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इस क्वेश्चन में जो आपके सामने लिखा गया है इसमें हमें दो इंटीग्रल्स दिए गए थे और दोनों इंटीग्रल्स को इक्वेट करके हमसे पूछा गया था कि हमें इस अल्फा की वैल्यू बता, एंड दैट्स इट, यही क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन करना बहुत आसान है। हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे वो जो आपको इंटीग्रेशन दी हुई है हम उसे इवेलुएट कर लेंगे, राइट हैंड साइड पे इसे इवेलुएट कर देंगे, एंड में अल्फा को इक्वेट कर देंगे और अल्फा निकाल देंगे। सही, तो चलिए शुरू करते हैं सवाल को। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे कि हमें जिस तरह की इंटीग्रेशन दी हुई डबल इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का जो मेन तरीका है वो हमें पता ही है कि हमें सबसे पहले क्या करना होता है, ये देखना होता है कि हमारे पास जो इंटीग्रेशन दी हुई है क्या हम इसे किसी ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए आसान बना सकते हैं।
और यहां पे अगर आप x के प्लस वाई स्क्वायर को देख पाएंगे तो आप नोटिस कर पाएंगे कि एक्चुअली में आप बना सकते हैं, आप x को r cos थीटा एंड y को r sin थीटा पुट कर सकते हैं और आराम से अपने उस इंडिकेशन को इवेल्युएट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, सिंपल सा काम, वो जो आपको रीजन ऑफ इंडिकेशन दिया हुआ है इसे आप ड्रॉ कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहली बात ध्यान से देखिए, y की आपको लिमिट दी हुई है -x से x तक, तो आप क्या कीजिए, सिंपली काम कीजिए कि y इक्वल टू -x कुछ ऐसे सा निकल के आएगा आपके पास, y इक्वल टू -x एंड y इक्वल टू x कुछ ऐसा सा निकल के आएगा। देखिए आप इसे ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, x इक्वल टू 1 है, ये लीजिए x इक्वल टू 1 ड्रॉ कीजिए, फिर x इक्वल टू 4 हो जाएगा तो x इक्वल टू 4 ड्रॉ कीजिए, ये रखिए। तो एक्चुअली में आपके पास जो रीजन ऑफ इंडिकेशन आएगा वो कुछ ये निकल के आएगा, ये देखिए, ये आपके पास। अब हम क्या करेंगे, सिंपली x को r cos थीटा, y को r sin थीटा पुट कर देते हैं और इस इंडिकेशन को अपन निकाल देते हैं, ठीक है जी। तो देखिए x को r cos थीटा, y को r sin थीटा पुट करेंगे तो नीचे r स्क्वायर cos थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, तो नीचे आपके पास आ जाएगा 1 बाय r स्क्वायर, सही। एंड dy dx क्या हो जाता है, r dr d थीटा, ठीक है जी। तो ये r हो गया, ये dr हो गया, d थीटा, सही। आइए जरा देखिए r कहां से कहां तक जाना। आप देखेंगे जब आप यहां से शुरू होंगे और जब आप हिट करेंगे पहली कर्व को तो r ऑफ कोर्स r प्लस इस केस में निकल के आएगा 1 और जब बाहर निकलेंगे r ऑफ कोर्स r प्लस निकल के आएगा 4, ठीक है जी। तो r को आप वेरी कर सकते हैं 1 से 4 के बीच में, सही। और थीटा देख लेते हैं। थीटा अगर आप नोटिस करेंगे तो थीटा आपका मूव कर रहा है नीचे से ऊपर तक, तो अगर आप इसका एंगल निकालेंगे, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, तो आपको क्या मिलेगा, वो -π/4, ठीक है। और उसका क्या मिलेगा, π/4। तो थीटा आपका निकल के आएगा -π/4 से π/4 तक, -π/4 और ऊपर गया π/4, सही। बहुत बढ़िया, शानदार चीज रहेगी। अब मुद्दे की बात है कि अब इसे इवेल्युएट करना बहुत ही आसान हो चुका है, ठीक है जी। तो अब हम इसमें क्या करने वाले, सिंपल से काम करने वाले कि आप देख सकते हैं कि अंदर वाली जो चीज है, जो r पे आप इंडिकेशन कर रहे हैं, वो एक्चुअली थीटा से इंडिपेंडेंट, तो आप थीटा की इंडिकेशन पहले कर सकते हैं। डी थीटा में 1 डी थीटा बैठा है, 1 डी थीटा की इंडिकेशन थीटा आएगी, π/4 -π/4 π/2 हो जाएगा, तो π/2 बाहर आ चुका है और थीटा की इंडिकेशन हो चुकी है। अंदर क्या बचा है, r, तो इससे आप इसे काटिए, 1 बाय r रह जाएगा, ठीक है जी। 1 बाय r की आप इंडिकेशन कीजिए, ऑफ कोर्स आपको क्या मिलेगा, सिंपल लॉग r मिल जाएगा, सही। और लिमिट कहां से कहां, 1 से 4 तक आएगी, सही। आप 4 पुट करेंगे log 4 हो जाएगा, माइनस log 1 पुट करेंगे 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास π/2 टाइम्स log 4 हो जाएगा, सही। और लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी जो इंडिकेशन निकल के आ रही है वो एक्चुअली में आपके पास π/2 टाइम्स log 4 निकल के आ रही है। तो हम इसे यहां लिख देते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पर जो इंडिकेशन निकल के आई है वो आ रही है आपके पास π/2 टाइम्स log 4, ये लिख देते हैं, सही। आइए अब राइट हैंड साइड पे चलते हैं। राइट हैंड साइड पे आपको जो इवैल्यूएशन दी हुई है वो काफी ज्यादा आसान है, उसके अंदर हमें कुछ भी नहीं करना, सिंपल इंटीग्रेशन करनी है और हमारा आंसर आता है। देखिए सबसे प्यारी और सबसे अच्छी बात क्या है, देखिए 1 बाय r की आप इंटीग्रेशन जानते हैं, log r होती है, ठीक है जी, ओके। अपर लिमिट पुट करेंगे तो हो जाएगा आपका log ऑफ अल्फा टाइम्स सेकंड थीटा, ठीक है जी, एंड माइनस log ऑफ सेकंड थीटा। अब log a माइनस log b क्या होता है, log a बाय b, तो ऐसे कुछ हो जाएगा, देखिए ये हिसाब से log सेकंड थीटा नीचे आएगा, राइट, ठीक है। तो अब ये हो चुका है हमारे पास रिस्पेक्ट टू r, हमारा काम हो चुका है। और ये वैसे इसको काट देंगे, मतलब अंदर से log अल्फा एक कांस्टेंट निकल के आ रहा है, इनटू अब d थीटा की इंडिकेशन होगी, 1 d थीटा की इंडिकेशन थीटा आएगी, π/4 माइनस π/4 π/2 हो जाएगा, तो ये चीज यहां पे आपके पास π/2 हो जाएगी। मतलब राइट हैंड साइड आपके पास निकल के आएगा log अल्फा टाइम्स π/2, ठीक है। और वहां क्या निकल के आएगा π/2 टाइम्स log 4। हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो π/2 टाइम्स log 4, ठीक है जी, इक्वल टू log अल्फा टाइम्स π/2। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और क्लियरली अल्फा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 4 निकल के आएगा। इजी क्वेश्चन। वी पॉजिटिव नो कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा जा रहा है उस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, हमें एक सिलेंडर दिया गया था x के प्लस y स्क्वायर इक्वल टू, ये बड़ा ही सिंपल सा सिलेंडर है, आप सभी जानते ही हैं, कुछ इस तरह से निकल के आता है सरफेस है इसका, ठीक है। हमने कुछ हल्का सा इसको ड्रॉ भी किया, कुछ इस तरीके से निकल के आता है, ठीक है। जो इसका बेस है x के प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1, ऑफ कोर्स वो एक्स वाई प्लेन अप्लाई करता है और ऑफ कोर्स ये बिल्कुल सीधा सीधा ऊपर निकल जाता है और इसकी एक्सिस का काम करती है इसकी z एक्सिस, सही है। बढ़िया, मुद्दे की बात करते हैं। अब हमें क्या कहा गया था कि इस सिलेंडर को आप काटिए एक प्लेन से, ठीक है। प्लेन ये दिया हुआ z इक्वल टू 2x प्लस 2y माइनस 100 ऐसे करके दिया, ठीक है। वो कुछ ऐसा काटा है, वो देखिए वो काट रहा है, जैसे ये प्लेन है और वो सिलेंडर है, तो आपके प्लेन में आपके सिलेंडर को काट दिया। अब हमसे पूछा गया काटने के बाद ये जो छोटा सा पोर्शन
जो आपका निकल के आएगा, है ना, जो सिलेंडर के अंदर रह जाएगा, थोड़ा सा सरफेस निकल के आएगा, कहते उसका सरफेस एरिया बताइए। ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन बहुत आसान, ठीक है, 3 स्टेप और क्वेश्चन खत्म। सबसे पहले स्टेप पे आपने क्या करना होता है इस क्वेश्चन में, जो आपको जेड दिया हुआ है ना, जो सरफेस आपको दिया हुआ है, जिसका आपने सरफेस एरिया निकाला, उस सरफेस के लिए आपने क्या करना है, वो जो जेड लिखा हुआ है ना, जेड, उस जेड को विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डिफरेंशिएट कर दीजिए। जी हाँ, ऑफ कोर्स क्या निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा। उसी जेड को विद रिस्पेक्ट टू वाई भी पार्शियल डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्या निकल के आएगा, फिर 2 निकल के आएगा। सही है। और एक छोटी सी कंपटीशन कर लीजिए, और वो कंपटीशन ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस जेड वाई स्क्वायर। अब आप पूछेंगे सर इसका क्या करना है, बहुत ही आसान, ये जो भी चीज निकल के आएगी बड़ी आसान है निकल के आने वाला, है ना, क्योंकि ये 2 यहां डल जाएगा, 2 यहां डल जाएगा। ठीक, मैं आपको बता ही देता हूं एंड में हमें करना क्या है। ये जो भी चीज निकल के आएगी हमें इसकी डबल इंटीग्रेशन करनी, ऑफ कोर्स विद रिस्पेक्ट टू dy dx, लेकिन ओवर विच रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। आप नोटिस करेंगे वो जो आपको पोर्शन देखा है ना, वो पोर्शन ऊपर, उसकी आप परछाई लीजिए xy प्लेन पे। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो xy प्लेन पे उसकी जो परछाई निकल के आएगी, एक सर्कुलर रीजन निकल के आएगी, जो कि आपका निकल के आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस और इक्वल टू 1। ऑफ कोर्स आपका जो सिलेंडर है काटा गया है एक प्लेन के जरिए, जब आप उसकी परछाई लेंगे xy प्लेन के ऊपर, तो ऑफ कोर्स वो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस और इक्वल टू 1 निकल के आएगा। तो हमें क्या करना है, इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे इस रीजन के ऊपर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस इक्वल टू 1 के ऊपर, और ये आपको आपका रिकॉर्ड आंसर दे देगा। तो चलिए इवैल्यूएट करते हैं। देखिए सबसे पहली बात, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4, 1 प्लस 4 प्लस 4, सही है, 1 प्लस 4 प्लस 4 आपका इसका हो जाएगा 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 आपका सिंपल निकल के आएगा 3। तो ये 3 जो है हम इस 3 को बात करते हैं, ये काम किया। अब अच्छी बात क्या है, अंदर आ गया है 1, और अब इसकी जो इंटीग्रेशन निकल के आती है वो बहुत आसान होती है। 1 की इंटीग्रेशन किसी भी रीजन पे क्या होती है, उस रीजन का एरिया होती है, और बड़ा सिंपल है। ये जो आपका रीजन है सर्कुलर रीजन है, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर निकल के आता है, और इसका रेडियस कितना है 1, तो पाई इंटू 1 स्क्वायर पाई हो जाएगा, तो अंदर वाली चीज हो जाएगी पाई। तो आंसर आपके पास आ जाएगा सिंपल 3 पाई। और हमसे पूछा गया था कि एक्चुअली में सरफेस एरिया जो है वो अल्फा पाई आ रहा है, तो अल्फा बताइए, आसान हो गया, अल्फा पाई को इससे इक्वेट कीजिए, तो अल्फा क्या आ जाएगा 3, दैट इज इस केस में आपका जो आंसर निकल के आएगा वो 3 निकल के आएगा। पॉसिबली हो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था और आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, और अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियोस में अगले क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।